RS की खाड़ी और लाल सागर को भी बंद कर देंगे तो अमेरिका ईरान के बीच दूसरे राउंड की शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच ईरान की सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वो फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर को व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देगा। उसने अमेरिका के इस कार्रवाई को युद्ध विराम के उल्लंघन की संभावित शुरुआत बताया। कमांड के चीफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेना FRS की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में किसी भी प्रकार के निर्यात या आयात को जारी नहीं रहने देंगे। ईरान की ये चेतावनी पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता के विफल होने के बाद आई है, जिसके चलते वाशिंगटन ने इस सप्ताह के शुरुआत में नाकेबंदी लागू कर दी। हालांकि समुद्री निगरानी डेटा और ईरानी बंदरगाहों से वाणिज्य जहाजरानी जारी है और प्रतिबंधों के बावजूद जरूरत जहाज हार्मुज को पार करके वैश्विक गंतव्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी ने ईरान के खात्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही के हवाले से ये कहा है कि अगर टैंकरों के लिए असुरक्षा पैदा करती है तो ईरानी फारसी खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर की नाकेबंदी कर सकता है। एजेंसी ने उनके हवाले से कहा है कि अगर आक्रामक और आतंकवादी अमेरिका इस क्षेत्र में समुद्री नाकेबंदी की अपनी गैरकानूनी कार्यवाहियां जारी रखता है और ईरानी व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए असुरक्षा पैदा करता है तो इस कार्रवाई को युद्ध विराम के उल्लंघन की शुरुआत माना जाएगा और ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं फारसी खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में किसी भी तरह के आयात निर्यात को जारी रहने नहीं देंगे। शानदार रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, हमने उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और ये प्रतिक्रिया तो पिछली प्रतिक्रियाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी लग रही है। सामने आ जाए कौन जाने तो आपको बता दे कि लगातार इस युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से बड़ी चेतावनियां सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ईरान ने जो चेतावनी दी है वो काफी अहम और काफी बड़ी हो जाती है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका नहीं रुकता है तो स्टेट ऑफ फार्मर्स के साथ साथ लाल सागर पर भी वो रोक लगा देगा। आएगा क्या सीज भाई लागू रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, ये भी काफी बड़ा सवाल बन चुका है। जाना ही थी और सत्ता का केंद्र बदल चुका था। लेकिन इस पूरे दृश्य के एक ऐसा फ्रेम था जो सब कुछ कह रहा था। बिना एक शब्द बोले मंच के कोने में एक कुर्सी पर शांत, स्थिर और लगभग निर्विकार भाव के साथ बैठे नजर आते हैं नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। आज उसी मंच पर वही नेता एक किनारे पर बैठे हैं, जैसे किसी कहानी का एक अध्याय खुद को समेट रहा हो। करीब 21 साल ये सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक पूरा राजनीतिक दौर था जिसमें बिहार ने कई बदलाव देखे। सड़कों से लेकर स्कूलों तक, कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक नीतीश कुमार का नाम हर उस बदलाव के साथ जुड़ा रहा जिसने राज्य की दिशा को बदलने की कोशिश की। आज वही चेहरा सत्ता के शोर से दूर एक शांत दर्शक बनकर बैठा है। शपथ ग्रहण समारोह अपने औपचारिक क्रम में आगे बढ़ता रहा। मंत्री शपथ लेते रहे, कैमरे फ्लैश करते रहे, लेकिन उस कोने में बैठा एक चेहरा हर किसी का ध्यान खींच रहा था। शपथ ग्रहण खत्म हुई और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने सरकारी वाहन के लिए कुछ पल प्रतीक्षा की। ये भी एक प्रतीकात्मक दृश्य बन गया। इस सहज अलगाव के रूप में देख रहे हैं, ना कोई सार्वजनिक असंतोष, ना कोई कटाक्ष, सिर्फ एक मौन स्वीकृति। राजनीतिक हलकों में इस घटना को कई नजरियों से देखा जा रहा है। एक पक्ष इसे गठबंधन राजनीति की मजबूरी मान रहा है तो दूसरा इसे व्यक्तिगत शैली और राजनीतिक संस्कार का उदाहरण बता रहा है। दरअसल भारतीय राजनीति में जहां पद और प्रभाव को बनाए रखने के लिए हर संभव दुर्लभ माना जाता है, नीतीश कुमार की छवि हमेशा एक संयमित और कार्य केंद्रित नेता की रही। उन्होंने कई बार सत्ता परिवर्तन के दौर देखे, लेकिन इस बार का दृश्य अलग था। ये सत्ता से विदाई का नहीं बल्कि एक सदे हुए विराम का संकेत था। बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। मंच बदल चुका है, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन जो दृश्य पीछे छूट गया वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। गया कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने की कला नहीं बल्कि उसे छोड़ने का साहस भी उतना ही बड़ा है। युद्ध से पाकिस्तान में मुसीबत आ गई है, भूख महंगाई से देश में संकट आ गया है, LPG संकट से चूल्हे ठंडे पड़ गए, पाकिस्तान में जनता गुस्से में है और सड़कों पर उतर गई है। ईरान अमेरिका जंग ने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। पाकिस्तान LPG संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। पाक के सबसे बड़े शहर कराची में गैस की लगातार कमी और बिना पूर्व सूचना वाली कटौती ने आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित। लगातार दूसरे हफ्ते से घरों में सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के समय गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे कई परिवारों को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने या बाहर खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस साधारण गैस कंपनी यानी कि SSGC में गैस की कमी की वजह से बेकरियों और LPG सिलेंडर दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग रही है। रोटी, नान और पराठे जैसी रोजमर्रा की ब्रेड आइटम्स की भारी मांग, जबकि कई लोग अब होटलों या सड़क किनारे के ठेलों पर निर्भर हो गए। घरेलू कामकाज संभालने वाली महिलाओं पर इस संकट का सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तानाबाद इलाके के रहने वाले मोहम्मद अख्तर ने बताया कि मैं LPG आउटलेट पर आधा घंटा इंतजार करता रहा, लेकिन सिलेंडर अभी तक नहीं आई। क्या गैस कंपनी अपना स्केड्यूल ठीक से मैनेज नहीं कर सकती? हम कम से कम तैयारी तो कर सके। कई अन्य नागरिक ने भी बिना चेतावनी के गैस गायब होने पर नाराजगी जताई है। ये संकट केवल खाने तक सीमित नहीं है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों की पढ़ाई की दिनचर्या भी बिगड़ गई है। गैस के साथ साथ कई इलाकों में बिजली और पानी की कमी भी एक साथ हो रही है।
इससे सुबह की रूटीन और रिवीजन दोनों से प्रभावित हो रहे लोग एच जी ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे के लिए गैस सप्लाई बंद करने की घोषणा की थी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सके। कंपनी का कहना है कि सिस्टम में कुल गैस की कमी है और RNLG यानी कि रेगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई में दिक्कतें आ रही है। हालांकि नागरिक है कि कंपनी समय पर सूचना नहीं दे रही है और लोड मैनेजमेंट प्लान ठीक से लागू नहीं हो रहा। मैं पिछले कुछ हफ्तों में कराची और सिंध के अन्य हिस्सों में गैस दबाव बेहद कम या जू रहने की शिकायतें बढ़ गई है। LPG की कीमतों में भी उछाल आया है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई है। नागरिक आप SSGC से मांग कर रहे हैं कि गैस सप्लाई का स्पष्ट जड़ी जारी किया जाए और संकट का स्थायी समाधान निकाला जाए। जिससे मैं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से इस संकट के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बल्कि भारत पर आरोप लगाया कि भारत ईंधन की कमी से जूझ रहा है, जहां पर लोग ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। यानी कि कराची में भूख से बेहाल जनता उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। ये बड़ी अपडेट दे रहा है आपको इस वक्त की जंग ने पाकिस्तानी की हालत बद से बदतर कर दी है। पाकिस्तान में भूख से बौखलाए लोग अब बेकाबू हो नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल मंडल द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक या स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 साल के लिए की जाएगी। कमीशन दिया जाएगा, यानी जितने अधिक टिकट जारी होंगे उतना अधिक आय हो। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डिमांड ड्राफ्ट और अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधूरे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इस व्यवस्था से यात्रियों को स्थानीय स्तर पर ही टिकट सुविधा उपलब्ध होगी और लंबी कतार और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेंगी। पैमाने पर इजरायली हमलों की रिपोर्ट के बाद दी गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं था। उन्होंने लेबनान के बाहर रखे जाने की वजह हिजबुल्लाह को बताया और कहा हिजबुल्लाह की वजह से वे इस समझौते में शामिल नहीं थे, उसका भी हल निकाला जाएगा, अभी सब ठीक है। वही रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान किसी स्क्वायर का पालन न कर की स्थिति में अमेरिकी सेना फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। यानी कि यहाँ पर सीज फायर टूटने के बाद अब ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से हार्मूज को बंद कर दिया गया और हार्मूज को बंद करते हुए ईरान ने चेतावनी दी है कि यहाँ से अब कोई जहाज नहीं गुजरेगा और अगर कोई जहाज आता है तो फिर उसे उड़ा दिया जाएगा। आपको बता दें, इजराइल लेबनान की हुई चल रहा है। युद्ध को ट्रंप ने अमेरिका ईरान के युद्ध से अलग बताया है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो अमेरिका हैरान के बीच जो ये सीज फायर है वो अब टूटता हुआ दिख रहा है और इससे पाकिस्तान की जो टेंशन है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर ही ईरान पर होने वाले हमले को टाला गया है। वहीं बता दें कि ईरान की तरफ से अब सीज फायर टूटते ही पाकिस्तान को भी फोन मिलाया गया। पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। ताजा घटनाक्रम में ईरान की विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से फोन पर बातचीत की है। ईरान लेबनान में हो रही सीज फायर उल्लंघन पर चर्चा हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज फायर उल्लंघन पर चिंता जताई है। यहाँ पर लेबनान पर जो इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक देखी गई, उस पर अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि संघर्ष वाले इलाकों में कई जगह सीज फायर टूटने की खबरें आई है, जो शांति प्रक्रिया की भावना को कमजोर कर रही है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया है और उसमें लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे समझौते, सूचियां और चिट्ठियां भेज रहे हैं जिनका मैं का ईरान की बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। कई मामलों में वो पूरी तरह से धोखेबाज, ठग और उससे भी बदतर लोग हैं। हमारी संघीय जांच पूरी होने के बाद उनकी पोल जल्द ही खुल जाएगी। तो यहाँ पर ईरान की धमकी के बाद अब अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि हार्मोन के पास मौजूदा जहाज अगर आते हैं तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा और हार्मोन पार करने के लिए अभी भी ईरान की अनुमति लेनी पड़ेगी। ईरानी नौसेना ने कहा है कि बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ईरान का कहना है कि इजराइल और लेबनान की लड़ाई में वो हिजबुल्लाह को अकेले नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था, उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामने की मौत हो गई थी। तब हिजबुल्लाह भी ईरान की तरफ से लड़ाई में शामिल हो गया था और अब यहाँ पर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुकते हैं इजराइल की तरफ से, तो फिर ये सीज फायर टूटता हुआ नजर आ सकता है। और लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर जो लेबनान पर है एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 87 लोग मारे गए हैं और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बैरूत पर इजरायली हमलों के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल घनी आबादी वाले लेबनान इलाके पर हमले कर रहा है और बेबस नागरिक को मार रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक युद्ध विराम के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते।
कि ये सीजफायर अब टूटता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं क्योंकि ईरान ने हॉर्मोज को बंद कर दिया है। इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर जो हमले हैं वो नहीं, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों को ईंधन की कमी से बचाने और उन्हें कालाबाजारी से रोकने के लिए उठाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस 5 किलो के सिलेंडर को सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर आसानी से खरीदा जा सकता है। ये सिलेंडर विशेषकर उन श्रमिकों के लिए रिजर्व रखा जाएगा जिनके पास स्थायी पते का प्रमाण नहीं है, क्योंकि नियमित घरेलू गैस कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को पते का प्रमाण देना पड़ता है, जो प्रवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो मजबूरन कालाबाजारी उसे खाना पकाने की गैस ऊंची कीमतों पर खरीदते हैं। राज्यों को आवरण यात्रिक सिलेंडर इस साल 2 से 3 मार्च के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए सिलेंडरों के औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ये अतिरिक्त आवंटन 21 मार्च को निर्धारित किया गया 20 की मौजूदगी सीमा से ऊपर होगी। केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर को बिना एड्रेस प्रूफ देने की अनुमति दे दी है। इसे लेने के लिए अपने पास के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, जहां आप सिर्फ 5 किलो वाला छोटे सेंटर सिर्फ घरेलू यूज के लिए है। इनका कमर्शियल उपयोग पूरी तरह वर्जित है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 50 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एलपीजी वितरकों को 1400 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस थमाए गए और इनमें से 36 की डीलरशिप निलंबित की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऊर्जा की बचत करें और अफवाहों से सावधान रहें। ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही है। पाठ्यक्रम, शिक्षक भर्ती और निगरानी प्रणाली को और अधिक सख्त पारदर्शी बनाया जा रहा है। अभी मदरसों की मान्यता के लिए अपना या लीज पर भवन होना जरूरी है, पर कमरों की संख्या तय नहीं है। अब मान्यता के लिए न्यूनतम 5 कमरे, ऑफिस और खेल का मैदान अनिवार्य किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों की कमल यानी कि ग्रेजुएट ऑफ और पजल यानी कि मास्टरेट की डिग्रियों को असंवैधानिक ठहराया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया था। मदरसा शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी जाएगी। तमिल और फाजिल बंद होने से शिक्षकों की भर्ती को योग्यता भी नए सिरे से तय होनी है। इसी उद्देश्य से शासन के निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, न्याय और वित्त विभागों के विशेष सचिव सदस्य बनाए गए थे। समिति अपनी से कर चुकी है। इसी आधार पर मदरसा सरकार मदरसा नियमावली संशोधन करने जा रही है। समिति ने मदरसा शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 में उनकी विषवार योग्यता चिन्हित कर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिलाने का प्रावधान नियमावली में करने की संस्तुति की है। उन्हें ब्रिज कोर्स से कराकर आधुनिक विषयों से जोड़े जाने की भी बात कही है। मदरसा बोर्ड 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए विषयों और पाठ्यक्रम का पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के तहत धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयों को शामिल करते हुए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और मजबूती से लागू करने की योजना है, ताकि छात्र प्रतिस्पर्धा परीक्षार्थियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सके। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रबंध तंत्र की मनमानी रुकेगी। मदरसों में शिक्षकों की नियुक्तियां और योग्यता के लिए नियमावली में सख्त मानक बनाई जा रही है, ताकि प्रबंध तंत्र द्वारा मनमानी नियुक्तियों पर रोक लगाई जा सके। शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन